हेलो एवरीवन, वेलकम टू टी सेक्स अगेन। सो इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी के पीवाईक्यूज को कवर कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 2024 मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हुए 2024, 2023, 2022 और 2021 के पेपर को कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग 2020 के पेपर को कवर करेंगे। और मेरी आवाज थोड़ी भारी लग रही होगी वो जुकाम की वजह से, बट ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। अच्छा, इसका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मिल जाएगा। और एनोटेटेड पीडीएफ मिल जाएगा इसका। और अगर आपको नॉन एनोटेटेड पीडीएफ भी चाहिए, ठीक है, उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, वो भी प्रोवाइड कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। अच्छा, ये पेपर 2020 का है। ठीक, 2020 का पेपर जो है अक्टूबर में कंडक्ट किया गया था। इस साल भी अक्टूबर में ही होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या बोलता है? Which of the following Indian archaeologists first visited भीमबेटका caves and discovered prehistoric significance of its rock painting? मतलब भीमबेटका caves को किसने डिस्कवर किया था, बेसिकली ये पूछना चाह रहा है। तो ये कोई लॉजिक वाली बात तो नहीं है, कोई कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है, इसको एज इट इज याद कर लीजिए, फैक्ट है ये। तो ये कौन किसने किया था? वीएस वकांकर ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1957 में किया था। ठीक है, और ये भीमबेटका केव्स है कहाँ पे? ये रायसीन रायसीन डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश में, यहाँ है। और फिर जानते हैं कि ये पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, ये सारे जो है जो स्टोन एज थे, उसका जो है प्रमाण कहाँ मिलता है? भीमबेटका केव्स में मिलता है। देन क्वेश्चन नंबर टू देखिए। ये क्वेश्चन मैं जो प्रीवियस वीडियो मैंने कराया था, तो वो बोला था कि पादरी और बालू जो है, ये करके मैं लिखवा रहा हूँ, उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा? वो सिग्निफिकेंस यहाँ है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है ये कि मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। ठीक है, तो मंडा जो है बताया था, मंडा जम्मू कश्मीर में है, नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंशन। ठीक है, और इसमें क्या था? उत्तर प्रदेश में क्या था? उत्तर प्रदेश में याद है, मंडी था। ठीक है, मुजफ्फरपुर नगर में। और हुलास हुलास भी बताया था आपको, सहारनपुर में, वो भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, पादरी पादरी कहाँ बताया था आपको? पादरी जो है वो गुजरात में बताया था, याद है। और बालू जो है हरियाणा में बताया था। ठीक है, तो ये सारे जो है वो इंटरलिंक्ड हैं, कहाँ से? पीवाईक्यू से ही इंटरलिंक्ड हैं सारे। तो सारी चीजें याद रखनी है। और आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे कि और कुछ जो इंडस वैली के साइट्स हैं जो उत्तर प्रदेश में स्पेसिफिकली लाई करती हैं, अदर देन अलामगीरपुर। क्योंकि अलामगीरपुर तो सबको पता होता है, क्योंकि वो ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन होता है इंडस वैली साइट का। बट आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, वो सारा जहाँ पे लिखिएगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंडस वैली साइट्स हैं जो है उत्तर प्रदेश में लाइट करती हैं। ठीक है, तो फिर ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन बता दिया मैंने आपको, कौन है? अलामगीरपुर है। नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है आपका? ये नॉर्दर्न मोस्ट मंडा है, जम्मू कश्मीर में। और वेस्टर्न मोस्ट सुदकांगेदोर है, बलूचिस्तान में। और सदर्न मोस्ट कौन सा है? वो है दाइमाबाद, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। देन क्वेश्चन नंबर थ्री। द रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैव बीन कॉल्ड श्री पर्वतीय इन पुराण? ठीक है, श्री पर्वतीय किसको बोला गया है? जो भगवान राम का जो वंश है, इक्ष्वाकु डायनेस्टी, ठीक है, उनको बोला गया श्री पर्वतीय करके संबोधित किया गया है पुराणों में। ठीक है, ये है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ओल्डेस्ट पुराण, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। ओल्डेस्ट पुराण जो है वो कौन सा है? ठीक है, और टोटल 18 पुराण है। किस किस टाइम पे कंपाइल हुए थे? गुप्त एम्पायर के टाइम पे कंपाइल हुए थे। और पुराणों का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई मैथोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में बताया गया। मतलब जो जितने वंश रूल कर रहे थे इंडिया में उस समय, और चाहे बाहर से आए थे या कहीं से भी आए थे, उनका लीनिएज को ट्रेस किया गया है। ठीक है, तो पुराणों में लीनिएज को ट्रेस किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो ओल्डेस्ट पुराण आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं यही बता देता हूँ, मत्स्य पुराण जो है वो ओल्डेस्ट पुराण है। ठीक है, खारवेल, खारवेल का नाम तो जरूर सुना होगा। हाथी गुम्फा का जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है? हाथी गुम्फा का इंस्क्रिप्शन वो खारवेल से रिलेटेड है, उड़ीसा में है। ठीक है, वकाटक के बारे में देखा था हमने पिछली वीडियो में कि कैसे प्रभावती गुप्ता की शादी वकाटक में हुई थी। और वकाटक और गुप्ता एम्पायर और चंद्रगुप्त सेकंड, इन लोगों ने मिलकर कैसे शकों को हराया था। ठीक है, शकों का रूल कहाँ था? शकों का रूल था गुजरात में। और शक के बारे में एक इंपॉर्टेंट है, किसका एक रूलर था? रुद्रदमन, रुद्रदमन। ठीक है, तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में इसके साक्ष्य मिलते हैं, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। और इसने क्या किया था? सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था। सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था। ठीक है, तो सुदर्शन लेक बनी किसके टाइम पे थी? वो थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुजरात का गवर्नर था, उसने बनवाया था। ठीक है, और वकाटक का फाउंडर देखिए विंध्य शक्ति। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी पूछ लेता है वकाटक का फाउंडर कौन था? विंध्य शक्ति। फिर क्वेश्चन नंबर फोर। लिस्ट वन लिस्ट टू को मैच करना है। ठीक है, ये महाजनपद है जो उस टाइम के पुराने, और अभी उनके कैपिटल के बारे में पूछ रहा है। अच्छा, महाजनपद अगर देखें तो टोटल 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें से तीन तो बिहार में थे। ठीक है, मगध है, अंग है, और एक वैशाली जो था वज्जी संघ आपका। और टोटल आठ
आर्ट का जो प्रसार था वो उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखिएगा। तो मत्स्य, मत्स्य कहाँ है? मत्स्य वही है जहाँ पे पांडवों ने जो है वो अज्ञातवास का 1 साल बिताया था, विराटनगर उसकी राजधानी थी। ठीक है। कुरु, कुरु सेना कौन सी थी? कुरु वही जो पांडव पांडव और जो कौरव थे वही कुरु है, तो उनकी राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। ठीक है। सुरसेन, सुरसेन कौन सी है? वही कंस वाली, कंस की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। ठीक है। और अस्मक, अस्मक जो है वो कहाँ है? वो भूटान उसकी राजधानी। ठीक है। और अस्मक जो है वो ओनली महाजनपद है जिसकी टेरिटरी साउथ ऑफ नर्मदा रिवर में है। एक ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखिएगा। अस्मक जो है ओनली टेरिटरी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश वाले महाराष्ट्र के इलाके में पड़ता है आज के समय। ठीक। और 71st बीपीएससी में एक प्रतिष्ठान नाम को मैच करने के लिए आया था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि प्रतिष्ठान जो है वो आज के समय मॉडर्न इंडिया में किस स्टेट में लाई करता है प्रतिष्ठान। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि ऑफिशियल एग्रोनोमई, ठीक है, ड्यूरिंग मॉडर्न एज वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। ठीक है, एग्रोनोमई किसके लिए है? एग्रोनोमई जो है वो रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए है। फिर वेट एंड मेजरमेंट के लिए जो है पॉट अध्यक्ष होते थे। फिर नाव के लिए जो है वो नाव अध्यक्ष, माइंस के लिए जो है खान्य अध्यक्ष। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट ये पद हैं। और ये किसमें मेंशन है? ये अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी थी उसमें मेंशन है सारे। ठीक है। और अर्थशास्त्र में ही सप्तांग थ्योरी भी मेंशन है। सप्तांग थ्योरी जो है वो अर्थशास्त्र में है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। सप्तांग थ्योरी में क्या था? राजा मतलब एक राज्य को चलाने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसमें राजा था, फिर टेरिटरी थी, फिर प्रजा, फिर उसके बाद सेना, फिर ये आपको दुर्ग यानी फोर्ट्स हो गया, फिर कोष यानी पैसा, फिर मित्र, ये सब चीजें जो है यानी अलाइज, ये सब जो है सप्तांग थ्योरी अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने दी थी। ठीक है, तो ये है 321 बीसी से लेकर 185 बीसी तक मौर्यन एम्पायर था। 185 बीसी में क्या हुआ था? बृहद्रथ को किसने मारा था? बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग उन्हीं के कमांडर थे, उन्होंने मार के शुंग डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया था। देन क्वेश्चन नंबर 6, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज मतलब असर्शन रीजन है। तो असर्शन क्या बोलता है? वी हैव मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट चोलाज देन देयर प्रीडिसेसर। बिल्कुल ये है पॉइंट। क्यों? क्योंकि चोलाज ने जो है ना जो बड़े बड़े मंदिर बनवाए थे, तो अपने इंस्क्रिप्शन जो है वो बड़े मात्रा में छोड़े हैं चोलाओं ने। ठीक है। उससे पहले वाले जो राजाओं ने इंस्क्रिप्शन बनाए हैं, लेकिन वो इस लेवल पे नहीं मिलते हैं कि चोला से ज्यादा उनके बारे में नॉलेज मिल पाए। फिर रीजन क्या बोलता है? चोला रूलर्स अडॉप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अपनी विक्ट्री के बारे में बताते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गंगाई कोंडा चोलापुरम। ठीक है, गंगाई कोंडा चोलापुरम जो है वो राजेंद्र राजेंद्र ने फर्स्ट ने बनवाया था। और गंगाई कोंडा चोलापुरम किसके लिए है? वही विक्ट्री की, गंगा के मैदानी क्षेत्रों के राजाओं को हराया था, उसी के विक्ट्री में बनाया गया था। और यहाँ पे एक मंदिर भी बनवाया गया था, बृहदेश्वर मंदिर, या इसको कोंडा चोलापुरम टेम्पल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन इनसे पहले, चोलाओं से पहले जो है वो पल्लव्स का रूल था। पल्लवास का, पल्लवास को कहते हैं दे आर द फाउंडर ऑफ द द्रविड स्टाइल। ठीक है। हालांकि चोलाओं के समय जो द्रविड स्टाइल है अपने पीक पर पहुंचा था, बल पल्लव जो है वो फाउंडर है। इनके समय में बहुत इंपॉर्टेंट एक राजा थे, महेंद्र वर्मन। ये क्वेश्चन आया पूछा हुआ है ये, यूपीएससी में पूछा हुआ है इनफैक्ट। महेंद्र वर्मन वन, इन्होंने एक बुक लिखी थी, मत विलास प्रहासन, मतलब एक कॉमेडी की बुक थी। ठीक है, ये किसने लिखी थी? महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने लिखी थी। ठीक है। और ममल्लापुरम, एक थे नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, उन्होंने ममल्लापुरम का बनाया था, जो आज के समय महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता है। वहां पे शोर टेम्पल है। फिर सप्त पगोड़ा, जो 8 सप्त पगोड़ा नाम है लेकिन 8 टोटल मंदिर हैं। फिर अर्जुनास पिनांस है। फिर एक और है गंगा डिसेंडिंग टू अर्थ। तो ये सारी चीजें किसने बनवाई थी? ये सब पल्लवास की बनवाई थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वन करेक्ट है। और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि एक 949 एडी में एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ तक्कोलम। ठीक है, ये बैटल हुई थी, बैटल ऑफ तक्कोलम। ये किन किन राजाओं के बीच में हुई थी? ठीक है, किन किन राजाओं के बीच में लड़ी गई थी और किन जो डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि ये लिस्ट करना है कि किस सोसाइटी में किस तरह का जो है वो मतलब इकोनॉमी फॉलो होती थी। ठीक है, तो इंडस वैली तो जानते हैं हम, अर्बन सोसाइटी थी। प्रोटो अर्बन जो है वो एक था एक बलूचिस्तान में ही था एक, फॉरगेटिंग द नेम, मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ को जो है वो प्रोटो अर्बन कहते थे, कैरेक्टर वाला। ठीक है। बट जो ये था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ये अर्बन कैरेक्टर का था। बट उसके बाद जब जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हुआ, तो जो वैदिक सोसाइटी आई, ऋग्वैदिक सोसाइटी, ठीक है, वो तो खेती करना ही भूल गई थी, तो वो पेस्टोरल बन गए।
फिर लेटर ऋग्वेदिक में जैसे जैसे जो है लोग स्टैब्लिश होना शुरू हुए, मतलब बसना शुरू हुए, उसके बाद जो है खेती करना शुरू किया उन्होंने वापस से। जैसे जानते हैं कि 1000 AD के आसपास में, 1000 BC में सॉरी, जो लोहे की खोज हुई थी 1000 BC में, यही टाइम पीरियड को डिफाइन अलग अलग करता है, ऋग्वेदिक और लेटर ऋग्वेदिक को। ठीक है। तो इसी के टाइम पीरियड में जब ये लोहे का खोज हुआ था, लोहे की खोज के बाद जो है खेती करना आसान हो गया। ऐसा नहीं है कि उससे पहले खेती नहीं होती थी, बट लोहे की खोज के बाद जो है खेती करना आसान हो गया। तो जो लेटर वैदिक सोसाइटी थी वो बहुत बड़े स्केल पे जो है उन्होंने खेती करना शुरू किया था। तो लेटर वैदिक सोसाइटी जो है वो एग्रीरियन बन गई थी, लेकिन जो ऋग वैदिक सोसाइटी थी वो अभी भी पेस्टोरल थी, मतलब वो चरवाहों का झुंड होता था, जो गाय वगैरह जो है लेके इधर से उधर घूमते थे, और उनका स्टेपल डाइट क्या होता था, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। ठीक। उसके बाद मिडिवल पीरियड, मिडिवल पीरियड जानते हैं, फ्यूडलिज्म, लैंडलॉर्डिज्म, ये सब डेवलप हुआ इसके समय में, जमींदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, जागीरदारी, ये सब मिडिवल पीरियड की देन है। तो ये तो सिंपल है, एक का चार है। ठीक है। उसके बाद जो है आपका लिटर लिटर वेदिक में जो है एग्रीरियन, ऋग्वेदिक जो है आपका पेस्टोरल, और ये लैंडलॉर्डिज्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। देन देन क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट टेक्स्ट एंड अरेंज देम इन द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है। तो फतवाए जहांदरी फतवाए जहांदरी देखिए, पृथ्वीराज रासो जो है वो लिखी थी चंद बरदई ने, चंद बरदई ने लिखी थी। और ये कब लिखी होगी, और ये जो है बैटल ऑफ टेरन कब हुआ था, एक फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन जो है 1191 एडी में हुआ था, सेकंड 1192 एडी में हुआ था। तो एक रफ आइडिया लगा सकते हैं हम लोग कि उसी के आसपास जो है 1190 के आसपास जो है, मतलब नॉट एग्जैक्टली 1190 बट उसी के आसपास जो है लिखी गई थी। ठीक है। कभी कभी जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है ना, तो अगर आपको रफ आइडिया भी है ना, तो आप भी उसका आइडिया लगा सकते हैं। फिर तबक्कत नसीरी। ठीक है, तबक्कत नसीरी लिखी थी मिनहाज उस सिराज ने, मिनहाज उस उस सिराज। ठीक है। जब हम लोग पढ़ रहे थे ये, तो जब टीचर ने हमारे लिखी थी तबगत नसीरी बाय मिनहाज उस सिराज, तो एक क्वेश्चन ना, ना पूछा था मैंने कि सर इन दोनों में से किताब कौन है और आदमी कौन है। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नाम है तबगत नसीरी मिनहाज उस सिराज। बट तबगत नसीरी जो है वो किताब है, मिनहाज उस सिराज जो है वो आदमी है। ठीक है। ये लिखी गई थी, ये दिल्ली सुल्तनत के टाइम पे लिखी गई थी, दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री है इसमें। ठीक। उसके बाद जो है आपका किताबुल हिंद, किताबुल हिंद लिखी थी अलबरूनी ने। अलबरूनी किसके साथ आया था, अलबरूनी जो है वो महमूद गजनवी के साथ आया था। महमूद गजनवी भारत में कब आया था, 1000 से लेकर 1025 AD तक। ठीक है। महमूद गजनवी आया था, 17 टाइम्स जो है उसने अटैक किया था। उसके बाद फतवा जहांदरी, फतवा जहांदरी के बारे में अगर मुझे नहीं पता है, तो इसके आधार पर क्या मैं आंसर निकाल सकता हूँ, तो इसके हिसाब से तो 3 होना चाहिए, 3 to 4 लाइन में होना चाहिए। किसमें है देखिए 3 to 4, देखिए इसमें 3 to 4 लाइन में नहीं है, इसमें है 3 to 4, इसको रखते हैं अभी। इसमें 3 to 4 नहीं है, और इसमें 3 to 4 है। ठीक है। 3 to 4 लाइन में है, यानी जो फर्स्ट है फतवा जहांदरी वो बाद में लिखी गई है। तो देखते हैं कब लिखी गई है। फतवा जहांदरी जो है वो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। ठीक है। फतवा जहांदरी, तो जियाउद्दीन बर्नी जो है वो मिनहाजुल सिराज के बाद में हुए हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक इन्होंने लिखी है एक तारीख फिरोज शाही भी, एक के नाम की किताब भी जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। अच्छा, तारीख फिरोज शाही जो है एक और व्यक्ति ने लिखी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ये पीवाईक्यू में पूछा हुआ है और ये करवाया हुआ अभी मैंने। तो तारीख फिरोज शाही जो है एक और व्यक्ति के नाम से जानी जाती है, वो किसने लिखी है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। देन क्वेश्चन नंबर 9, ये जो है किस किस सूफी सेंट का और कहाँ कहाँ मजार है। ठीक है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती का तो अजमेर में है, ठीक है ये। और ये बुरहानुद्दीन गरीब का ये दौलताबाद में है। शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, इनके बारे में अगर जानते होंगे तो ये यहीं पे निजामुद्दीन इलाका है दिल्ली में। ठीक है, वहां पर है ये। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये गलत है, ये मेंशन गलत मेंशन है। और वहीं पे जो है हुमायूं टॉम भी है, तो कभी विजिट करिएगा तो ये वाला एरिया जरूर जाइएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, अकबर ट्राई टू फिक्स द एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, कोशिश करी थी इन्होंने सोशल रिफॉर्म करने की, इन्होंने इनफैक्ट सती पर भी बैन लगाने की कोशिश करी थी, बट सोसाइटी के प्रेशर में जो है वापस ले लिया था इन्होंने। देन अकबर गेव फ्रीडम टू गर्ल्स टू मैरी एट द ओन विल। ठीक है, जान के हैरानी होगी बट ये सही है कि इस लेवल पर जो है वो इन्होंने मतलब सोशल रिफॉर्म करने की कोशिश करी थी, बट सक्सेसफुल नहीं हुए थे, वो अलग बात है, बट कोशिश करी थी इन्होंने। ठीक है, तो इसका आंसर है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, और इसी ने जो है अकबर ने क्या किया था, पिलग्रिमेज टैक्स को अबॉलिश किया था, जजिया को अबॉलिश किया था, फिर दीन इलाही चलाया था। और ये जो रिलीजियस डिबेट्स के लिए जो है एक सोसाइटी बनाई थी, क्या नाम था उसको सोसाइटी का, लेट मी सी, इबादत खाना था नाम उसका, इबादत खाना, ये अकबर ने बनाया था रिलीजियस डिबेट्स के लिए। ठीक है, तो सारी चीजें इसने करी थी। देन
क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। हु वाज द रूलर ऑफ गोलकोंडा व्हेन औरंगजेब सीज्ड द फोर्ट ऑफ गोलकोंडा? ठीक है, वहां पे कुतुब शाह का रूल था। ठीक है। तो जो बहमनी किंगडम था, बहमनी किंगडम में 5 रूलर थे। एक बीजापुर, बीजापुर में आदिल शाही सल्तनत थी, तो ये तो जरूर याद रखिएगा। मैं अभी दो ही कराता हूँ ताकि आपको याद रह जाए, बीजापुर और गोलकोंडा। गोलकोंडा में कुतुब शाही। ठीक है, गोलकोंडा में कुतुब शाही। तो दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बाकी थे बीदर, बीदर था, बेरार था, और भी चीजें थी। ठीक है, लेकिन इन दोनों को जरूर याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है कि ऑफिसर है और ड्यूटी की बात करता है। ठीक है, तो ऑफिसर, और देखिए वाकिया नाविस जो होता था, वाकिया नाविस जो है वो आपका प्रॉपर इवेंट और फरमान को रिकॉर्ड करता था। ये मुगल्स के टाइम पे भी था, और बाद में जो है वो मराठों के टाइम पे भी हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डी का 2 से क्या आंसर निकलेगा? ठीक है, डी के 2 से आंसर निकल गया। तो ए का 3 यानी दीवाने तान जो है वो क्या करता था, वो जागीर और सैलरी देखता था। ठीक है। मतलब जागीर सैलरी, मतलब आपकी सैलरी को ऐसा तान के मार देता था। ठीक है। फिर उसके बाद मुस्तरफी, मुस्तरफी क्या करता था, वो इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट को देखता था। और मुशरिफ क्या करता था, मुशरिफ जो है वो आपका ऑफिस को देखता था, मुशरिफ। ठीक है, ऑफिस में मशरूफ रहता था मुशरिफ देखने के लिए। और मुस्तरफी जो है वो क्या करता था, एक्सपेंडिचर यानी अशरफी, अशरफियां वगैरह देखता था मुस्तरफी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरी आवाज थोड़ी सी खराब हो रखी है वो जुकाम की वजह से, उसके लिए माफी चाहूंगा। बट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल पीरियड कनाल्स वाज कंस्ट्रक्टेड बाय रिस्टोरिंग द राज बवा ऑफ फिरोज शाह तुगलक? ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो बहुत सारी कनाल्स बनाई थी, ये तो हम जानते हैं। लेकिन फिरोज शाह तुगलक की ने जो कनाल बनाए थे वो तो क्वेश्चन में दे दिया। फिर ये पूछ रहा है कि इसको मतलब रिस्टोर कैसे किया गया था, रिस्टोर करके कौन सी कनाल बनाई गई थी मुगल के टाइम पे, तो वो था शहाब नहर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये हर में क्या करूंगा मैं, ये जो फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड याद कर लीजिए आप, 1351 से लेकर 1388। ठीक है, तो जहां मुझे मौका मिलेगा वहां किसी भी रूलर का टाइम पीरियड मैं बताता चलूंगा ताकि आपको याद हो जाए। क्योंकि अभी 71st बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन जो है सबसे ज्यादा टाइम रूल कर रहा था, सबसे ज्यादा टाइम तक रूल किया था। तो ये कैसे पता लगेगा कि किसने सबसे ज्यादा टाइम रूल किया था? जब तक आपको एग्जैक्ट डेट ना याद हो तब तक आप निकाल नहीं सकते कि किसने सबसे ज्यादा टाइम रूल किया है। या इनफैक्ट क्रोनोलॉजी में भी अरेंज करना हो तो डेट जो है वो उसका आइडिया होना चाहिए। तो फिरोज शाह तुगलक का जो ये है रूलिंग पीरियड, फिरोज शाह तुगलक के नाम पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जौनपुर बसाया था इसने। ठीक है, अपने किसके, अपने भाई जौना खान की याद में। तो इसका भाई कौन था, वही मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1325 से 1351 तक रूल कर रहा था। फिर हौज खास दिल्ली में बहुत फेमस है। ठीक है, वो किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किताब नौरस, किताब नौरस आपको जान के हैरानी होगी, इब्राहिम आदिल शाह टू, ठीक है, इन्होंने लिखी थी। और ये उसके शौकीन थे, ये मतलब जो भारतीय परंपरा थी उसके शौकीन थे, इसलिए इन्होंने लिखी थी किताब इब्राहिम आदिल शाह। मैंने भी जब पढ़ा था ये, तो मैं भी देख के हैरान हुआ था। हालांकि मैं ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया था मैंने 2020 में बैठकर, बट मुझे उस समय ये इसका आइडिया नहीं था। बट बाद में जब मैंने पढ़ा तो फिर हैरान हुआ मैं। इनका टाइम पीरियड क्या है? अच्छा, इनको जगत गुरु कहते थे सेकुलर पॉलिसीज की वजह से। ऑब्वियसली अगर किसी हिंदू बुक का अगर ये लिख रहे हैं, हिंदी में बुक लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली सेकुलर सेकुलर ही होंगे। ठीक है, जगत गुरु कहते थे। और इनका रीन क्या था, 1580 से 1627 तक। ठीक है, कितना टाइम पीरियड हो गया, 47 ईयर्स, तो ये भी याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। ठीक है, अच्छा जो बैटल ऑफ तक्कोलम मैंने पूछा था ना, वो बैटल ऑफ तक्कोलम अलग है, तो वो 1949, उससे कंफ्यूज मत करिएगा बैटल ऑफ तालिकोटा से। बैटल ऑफ तालिकोटा जो है बहमनी और विजयनगर के एम्पायर के बीच में लड़ा गया था 1565 में। फिर ये देखिए जजमानी, जजमानी कहाँ है, वो तो नॉर्थ इंडिया में है, वो तो जानते होंगे नॉर्थ इंडिया में है। ठीक है, और बस यही आइडिया है। ठीक है, तो सब में वही दे रखा है। बाकी तो इसका आंसर क्या है, डी है। तो ये जजमानी यहाँ है। और जो बड़ा बलूते है, ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। मिरासी जो है, मिरासी को कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। और अदादे जो है वो कर्नाटका में है। इनके हिंदी नाम जो है वो दिखेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये बड़ा बलूते, ये हेरिडिटरी विलेज सर्वेंट सिस्टम है। ठीक है, मतलब सारे ऑलमोस्ट हेरिडिटरी वाले ही हैं, रिलेशन हैं। ये महाराष्ट्र में फॉलो होता था। फिर मिरासी राइट्स जो है वो, ये कहाँ फॉलो होता था, साउथ साउथ इंडिया में, स्पेसिफिकली तमिलनाडु में। और रिवेन्यू सिस्टम का ही मिरासी राइट्स। और अदादे जो है वो क्या है, ऑफर टू प्रीस्ट ऑन रिलीजियस ग्राउंड डिपेंडिंग ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल हाउस होल्ड इन कर्नाटका।
देन क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग स्टैब्लिश्ड, ठीक है, डिंडीगुल में आर्मरी किसने स्टैब्लिश की थी? ठीक है, कौन था वो? हैदर अली। और चिक्का कृष्णा राज कौन थे? देखिए, एक चीज बताता हूँ, जब अभी बताया था 1565 में, जब बैटल ऑफ तालिकोटा में विजयनगर एम्पायर हार गया, ठीक है, तो उसके ruins पे जो है एक वाडियार डायनेस्टी बनती है, वाडियार डायनेस्टी। ठीक है, तो बाद में इसी के राजा राजा एक बनते हैं चिक्का कृष्णराज थर्ड। ठीक है, तो उस समय जो मुस्लिम आर्चर्स होते थे, ठीक है, वो बहुत ही कैपेबल माने जाते थे। तो अपनी आर्मी को इन्होंने स्ट्रांग करने के लिए बहुत सारे मुस्लिम आर्चर्स को हायर किया। ठीक है, उसी में से एक आर्चर थे, कौन थे? हैदर अली। ठीक है, तो हैदर अली ने देखा कि ये तो बहुत वीक रूलर है, तो उनको जो तख्ता पलट करके जो है खुद राजा बन गए। ठीक है, उसके बाद फिर बहुत सारे रिफॉर्म्स की इन्होंने, जैसे ये मैसूर में ये बनाया, फिर अपने बेटे के साथ टिप्पू सुल्तान के साथ मिलके जो है एक रॉकेट का भी इन्वेंशन किया था। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन जब बाद में चार एंग्लो मैसूर वॉर के बाद 1799 में टीपू सुल्तान हार गए, ठीक है, तो मैसूर के साथ क्या किया गया? मैसूर को दो हिस्सों में बांट दिया गया। आधा हिस्सा तो अंग्रेजों ने मद्रास प्रेसिडेंसी में मिला लिया, और आधा हिस्से पे जो है वो वापस से वाडिया डायनेस्टी के जो उस समय रूलर जिंदा थे, ठीक है, उनको जो है वो गद्दी दे दी। फिर 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है, इसको हड़प लिया। बट जो वाडिया डायनेस्टी के रूलर थे वो, उन्होंने केस लड़ा, और बाद में 1881 में जाके, मतलब 50 साल के बाद 1881 में जो है वो बोला कि नहीं, ये जो हड़पा था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, वो गलत तरीके से हड़पा था, तो वापस से वाडिया डायनेस्टी को जो है हैंड ओवर कर दिया गया। फिर 1947 तक वाडिया डायनेस्टी का रूल रहा वहाँ पे, मतलब एक प्रिंसली स्टेट के तौर पे, और 1947 के बाद वो इंडियन यूनियन का पार्ट हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 17, इंडियन आर्म्स एक्ट। ठीक है, आर्म्स एक्ट तो पता होना चाहिए, 1878, और 1878 में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था। ठीक है, किसके समय? लॉर्ड लेटन के। फिर रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में, ये इसे याद रखिएगा, क्योंकि 1877 में जो है वो क्वीन विक्टोरिया आई थी, किसके लिए? एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल मिला था उनको, केसर या केसरी हिंद का। ठीक है, तो रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में आया था। ठीक है, बाकी हाईकोर्ट एक्ट, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट जो है वो आपका 1861 का है। ठीक है, 1861 का है। देन इंडियन डाइवोर्स एक्ट जो है वो 1869 का है। ये हाई कोर्ट एक्ट से पहले जो है बहुत सारी चीजें हो रही थी। आईपीसी आया था 1860 में, सीआरपीसी आया था, हाई कोर्ट एक्ट आया था। ठीक है, इसी साल जो है 1861 का जो काउंसिल एक्ट आया था, जिसमें पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। 1861 बहुत इंपॉर्टेंट था इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। फिर क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपले। ठीक है, एक्स ला चैपले, देखिए, तीन कार्नाटिक वॉर हुए हैं। एक फर्स्ट कार्नाटिक वॉर जो है वो ट्रीटी, इस वाली ट्रीटी पे खत्म हुआ है। ये ट्रीटी जो है, जो भी है, ट्रीटी ऑफ ALC बोल ली ना, एक्सला चैपले, ये हुआ 1748 में। ठीक है, और एक साल के बाद ही सेकंड कार्नाटिक वॉर शुरू हो गया 1749 में। तो वो किस ट्रीटी पे खत्म हुआ था? सेकंड जो है वो आपका ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी पे। ठीक है, उस पे खत्म हुआ था, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो हुआ था, ठीक है, वो ट्रीटी ऑफ पेरिस पे खत्म हुआ था। ठीक है, हालांकि इसमें जो है कर्नाटक के जो कुछ लोकल अफेयर्स थे वो आपस में लड़ रहे थे, लेकिन एक साइड को सपोर्ट करते थे अंग्रेज, एक साइड को सपोर्ट करते थे फ्रेंच। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था। इसी थर्ड जो कर्नाटक वॉर का ही पार्ट था, बैटल ऑफ वांडी वॉश। बैटल ऑफ वांडी वॉश कब हुआ था? 1760 में हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। तो क्या बोलते हैं, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एंड हुआ था, बिल्कुल ठीक हुआ था। इंग्लिश गॉट बैक द मद्रास, इंग्लिश को मद्रास वापस मिल गया था। ठीक है, दोनों ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 19, हु हैड मर्ज्ड सिखिज्म सिक्किम इन इंडिया। ठीक है, सिक्किम को इंडिया में किसने मर्ज किया था? देखिए, जो ये आपका डलहौजी का टाइम पीरियड था, 1848 से लेकर 1856 तक था। ठीक है, 1856 तक। तो दो पॉलिसीज ने लगाई थी। एक था पॉलिसी ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आपके यहाँ पे ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आप संभाल पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी इसी के तौर पर 1848 में जो है वो सिक्किम को कैप्चर किया, उसकी एक बड़ी स्टोरी है। और 1856 में जो है अवध को कैप्चर किया। और दूसरी पॉलिसी लगाई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था कि आपका गोद लिया हुआ पुत्र जो है वो आपका लीगल हायर नहीं होगा। तो मतलब आपका अगर कोई रियल बेटा नहीं है, मतलब हेरिडिटरी वाला रियल नहीं है, ठीक है, तो आपका जो राज्य होगा वो अंग्रेज अपने में हड़प लेंगे। तो इससे पूरा नॉर्थ इंडिया ऑलमोस्ट साफ हो गया। तो इसके अंदर सबसे पहले सतारा जो है वो कैप्चर किया था।
1848 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी और भी किया, 17 के बाद नागपुर, झांसी वगैरह भी इसी से कैप्चर किया था। पर सिक्किम की कहानी क्या है, सिक्किम के जो राजा थे वो बीमार पड़ गए थे। तो अंग्रेजों ने जो है वो अपना डॉक्टर भेजा, ठीक है। अब उस समय सिक्किम का राजा जो है वो सब जड़ी बूटी वाले इलाज करने वाले लोग थे उस समय। बट जो अंग्रेजों का डॉक्टर गया, वो उन्होंने क्या इंजेक्शन लगा दिया। अब इंजेक्शन लगाया तो डॉक्टर ये जो है उनको थोड़ा दर्द हुआ, तो थोड़ा चिल्लाए, तो राजा के आसपास के लोगों ने जो है उनको पीट दिया, डॉक्टर को। ठीक है, तो उन्होंने आके लिखा कि मेरे साथ बदतमीजी की गई है, तो उसी तौर पर जो है ये इन्होंने कैप्चर कर लिया सिक्किम को, मैल एडमिनिस्ट्रेशन बोल के। हालांकि ये कहानी कितनी सच्ची है मुझे आइडिया नहीं है इसका, कहानी सुनी है बस मैंने। बट याद रखने के लिए जो क्योंकि याद रखने के लिए, हाँ, सिक्किम को कैप्चर किया था पॉलिसी ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन पे, ये एक सही तरीका हो सकता है। आप कहानी की जो वास्तविकता है उसको परखना चाहें तो परख सकते हैं, बट आई डोंट नो कि ये सही है कि नहीं, बट स्टिल याद रखने के लिए ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी के समय ये सिक्किम को मर्ज किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, असर्शन रीजन की बात करता है। असर्शन क्या है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल, जैसे जो है आपका जमींदारी व्यवस्था नॉर्थ इंडिया में लागू किया गया था, फिर जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वहां पे महलवारी था, सदर्न पार्ट में रैयतवाड़ी था, तो ये तो ठीक है। इट लेड टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस इन इंडियन पीजेंट्री, बिल्कुल ये भी ठीक है। कि जहाँ पे भाई रॉयत सिस्टम था, वहाँ पे डायरेक्टली आपको पे करना है, तो वहाँ पे जो है किसी जमींदार के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने लैंड के खुद ओनर हैं। और जहाँ पे जमींदार है, जमींदारी व्यवस्था है, वहाँ पे आप अपने लैंड के ओनर नहीं है। तो ये दोनों ठीक है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि मैं ये लिखता हूँ, जमींदारी व्यवस्था जो था यानी परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, जमींदारी व्यवस्था, वो 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस, देन 1820 में जो है आपका रैयतवाड़ी, और 1831 में जाके आपका महालवारी। अब मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि रैयतवाड़ी और महालवारी, ठीक है, वो किसने डिजाइन किया था। और 1793 में जो लॉर्ड लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे जमींदारी व्यवस्था या परमानेंट सेटलमेंट, उसको किसने डिजाइन किया था। आया तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय था, लेकिन डिजाइन किसने किया था। एक हिंट देता हूं मैं कि 1793 से 1798 के बीच में जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, उन्होंने उन्होंने ही डिजाइन किया था। आप कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिखिएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि who of the following was sent to, as representative of laborers by Indian government in the Washington Summit of ILO। ठीक है, ILO जो है वो इंडियन लेबर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बना था, उसको किसको भेजा गया था, एन एन जोशी को भेजा गया था। ठीक है, सी एफ एंड्रयूज, इनको जो है दीन बंधु बोलते हैं। और देश बंधु किसको बोलते हैं, देश बंधु चितरंजन दास को बोलते हैं देश बंधु। फिर क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखिए, तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट और थर्ड को तो कांग्रेस ने कंप्लीटली बॉयकॉट कर दिया था। सेकंड में जो है वो कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, और गांधी जी, ठीक है, और सरोजिनी नायडू, ठीक है, ये दो लोग जो है वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे, लेकिन बाकी पार्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत लोग गए थे। तो एम के गांधी और सरोजिनी नायडू ये तो कांग्रेस की तरफ से ही गए थे। उसके अलावा जो डॉक्टर मदन मोहन मालवीय है, ठीक है, मदन मोहन मालवीय जो वो शायद हिंदू सभा की तरफ से गए थे, ठीक है। ये एंड अच्छा नहीं, ये भी रामास्वामी अयंगर, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी और ये सब लोग, सरोजिनी नायडू, ठीक है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से गए थे। और बाकी मुस्लिम लीग वगैरह तो है, और डिप्रेस क्लास फेडरेशन से आपके ये क्या नाम था इनका, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, ठीक है, ये तो तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो ये भी ठीक है। इसका आंसर क्या है, राजेंद्र बाबू, ये नहीं गए थे। क्वेश्चन नंबर 23, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। द सन टेम्पल ऑफ मुल्तान इज मेंशन्ड बाय ह्यूएन सांग, ठीक है, अबू जायद, अल मसूदी एंड अल बरूनी, ठीक है, ये मेंशन किया होगा भाई। द पिलग्रिमेज टू संबापुर वाज एसोसिएटेड विद सन वर्शिप, ठीक है, दोनों ठीक करेक्ट है। फिर आता है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पर। अब मेरी आवाज जो है वो बड़ी अजीब सी निकल रही है इस समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। यंगेस्ट माउंटेन कौन सी है भाई, हिमाद्री है। ऑब्वियसली ये सब तो पुराने हो गए हैं। हिमाद्री यानी हिमालय जो है वो यंगेस्ट है। ठीक है, हिमालय भी तीन पार्ट में डिवाइड है ना, एक हिमाद्री है, फिर हिमाचल है, फिर उसके बाद कौन सा है, ये थर्ड नंबर पे कौन सा आता है, आई थिंक, ठीक है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो उसमें शिवालिक जो है सबसे यंगेस्ट, अगर हिमाचल में उसमें भी अगर देखें तो मतलब आपका हिमालयस में भी तीन डिवीजन है ना। ऊपर जो टॉप वाला है उसको हिमाद्री बोलते हैं, ठीक है, बीच वाले को हिमाचल बोलते हैं, और थर्ड वाले को, नीचे वाले को शिवालिक बोलते हैं। तो ऑल दो
हिमालय तो है ही यंग यंग, बट इसमें भी अगर देखें तो हिमाद्री सबसे पहले बना था, हिमाचल बाद में, फिर शिवालिक जो है थर्ड नंबर, मतलब इसमें भी यंगेस्ट अगर देखें तो शिवालिक है। फिर वैली ऑफ कश्मीर, वैली ऑफ कश्मीर किसके बीच में लोकेटेड है भाई? पीर पंजाल और हिमाद्री रेंजेस के बीच में है। अच्छा, ये एक नॉर्थ साउथ रेंज करने के लिए आता है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल, धौलाधर। ठीक है, KLZPD, नॉर्थ से साउथ। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ट्रांस हिमालयन? ट्रांस हिमालयन का मतलब क्या होता है? हिमालय के पार से आ रही है। क्या झेलम हिमालय के पार से आ रही है, गंगा हिमालय के पार से? नहीं, ये सब तो झेलम और गंगा हिमालय, ये सब तो हिमालय में ही इनका उद्गम होता है। सतलुज जो है वो तिब्बत से आती है। किस उससे आती है? शिपकिला पास से भारत में एंटर करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना एंड अरेंज देम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट में करना है, तो बेतवा जो है सबसे एंड में आएगा। ठीक है, केन या बेतवा। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट में अगर अरेंज करें तो आपका केन सबसे बाद में है, फिर बेतवा, फिर इधर सिंध, और फिर उसके बाद चंबल। यानी 4 3 1 2। ठीक है, मैं इसको ये बोलूंगा आपको कि एक बार मैप पे जाके वेरीफाई जरूर करिएगा, मैप जरूर देखिएगा इसका। ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? लेक और लोकेशन की बात करता है। ठीक है, लोकटक लेक हर बार पूछता है। लोकटक लेक कहाँ है? मणिपुर में है। ठीक है, तो अगर सी का 3 है, सी का 3 से आंसर निकलेगा? नहीं, सी का 3 2 में है। उसके बाद जो है आपको कम से कम दो और पता, एक और पता होना चाहिए मिनिमम। तो सला लेक जो है वो कहाँ है? वो अरुणाचल में है। ठीक है, मतलब ये 1 2 3 4 है, मतलब सारे सामने सामने लिखे हुए हैं। बतखाल लेक हरियाणा में है, और कलिवली लेक जो है वो तमिलनाडु में। कलिवली लेक जरूर याद रखिएगा, ये आगे पेपर में पूछा हुआ है, ये कलिवली लेक। और लोकटक लेक तो हर बार पूछता ही है। 71st बीपीएससी में पूछा हुआ है, 71st बीपीएससी में तो ये पूछ लिया कि लोकटक है क्या? लेक है, रिवर है, पॉन्ड है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नॉट नेटिव टू द अंडमान निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया? ठीक है, शोम्पेन ओंगे तो है ही। ठीक है, रेंगमा ट्राइब कहाँ है? रेंगमा जो है नागा ट्राइब है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है रेंगमा, ये पीवाईक्यू में पूछा हुआ है एक बार। रेंगमा जो है वो है। और दूसरा हल्चू ट्राइब, ये कभी नहीं सुना था मैंने, तो यहाँ से ये पता लगा कि अंडमान निकोबार में एक हल्चू नाम की भी ट्राइब रहती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा, अभी इन ट्राइब में से कोई पहली पहली बार किसी ट्राइब में लोगों ने 2024 के इलेक्शन में वोट किया था? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसका आंसर। फिर असर्शन क्या है? अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया। ठीक है, ये नहीं है, ये मुंबई है, अहमदाबाद नहीं है। तो यही गलत हो जाता है, इसी से आंसर निकल जाएगा। बट अहमदाबाद इज लोकेटेड इन मेजर कॉटन ग्रोइंग रीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल। अहमदाबाद जो है वो, और साथ में जो मुंबई वाला रीजन है वो डेक्कन प्लेटू के आसपास ही है, तो वहाँ पे जो ब्लैक सॉइल की वजह से कॉटन के प्रोडक्शन ज्यादा होती है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है? ये मिनरल की बात करता है और माइनिंग सिटी की बात करता है। ठीक है, कौन सा? नॉट करेक्टली मैच्ड है। तो कॉपर जो है खेतरी माइन के लिए फेमस है। मतलब ये खेतरी माइन जो है वो कहाँ पे है? राजस्थान में, उसके लिए फेमस है। चित्रदुर्ग जो है वो मेरे ख्याल से किसी और के लिए फेमस है, गोल्ड माइन के लिए फेमस है ये। ठीक है, तो पहला पहला ही नॉट करेक्टली मैच्ड है, तो ये गलत, ये गलत। यानी 1 होना ही चाहिए उसमें, नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है ना। आयरन ओर के लिए जो है बल्लारी फेमस है, मैंगनीज के लिए भिलवारा नहीं है, तो इसका आंसर सी है। ये देखते हैं, भिलवारा जो है वो भी कॉपर के लिए फेमस है। बल्लारी जो है वो आयरन ओर के लिए है, और कतनी जो है मध्य प्रदेश में, ये किसके लिए? बॉक्साइट के लिए फेमस है। बॉक्साइट किसका ओर है? बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का ओर है। देन क्वेश्चन नंबर 32, देखिए ये क्वेश्चन में 12 पूछा हुआ है। टोडा जो है तमिलनाडु में है, याद रखना है। अंगमीज जो है वो नागालैंड में है। ठीक है, बिरहोर झारखंड का ही है। खास जो है वो कहाँ है? खास जो है अरुणाचल प्रदेश का नहीं है। खास जो है वो आपका ये उत्तराखंड और नेपाल में है ये। ठीक है, खास जो है वो उत्तराखंड और नेपाल में है। ठीक है, ये सारे याद रखने हैं, ये बीपीएससी में पूछा हुआ है, ये टोडास टोडास के बारे में, अंगमीज के बारे में, और बिरहोर वगैरह के। और इसमें भी पूछा हुआ है, यूपीएससी में भी पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 33। भाई इक्वेटर कहाँ से पास होता है? इक्वेटर देखिए 13 नहीं, कहाँ से पास नहीं होता ये पूछ रहा है। टोटल 13 देशों से पास होता है। ठीक है। और मैं तो आपको एडवाइस दूंगा, टोटल 13 के 13 देश याद कर लीजिए। तो अगर याद करेंगे तो पता लगेगा गैबोन जो है वहां से पास नहीं होता है। सोमालिया से होता है, बिल्कुल होता है। इक्वेटोरियल गिनी से जो है वो इक्वेटोरियल गिनी गैबोन से भी होता है, इक्वेटोरियल सोमालिया से भी होता है। ठीक है, तो 1 और 2 से होता है। तो 1 2 जिसमें है उसको हटा दीजिए। तो 3 और 4, रवांडा और इक्वेटोरियल गिनी से नहीं होता है। बाकी केन्या से होता है। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका, श्रीलंका से खैर नीचे से गुजर जाता है, श्रीलंका के ऊपर से नहीं होता है। मैं बताता हूँ देख के आपको। एक है आपका इक्वाडोर है, देन कोलंबिया है, देन ब्राजील है, उसके बाद गबोन है,
देन आपका कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देन आपका केन्या है, सोमालिया है, फिर इंडोनेशिया ऑब्वियसली है। ठीक है, बाकी टोटल 13 देश हैं, टोटल 13 देश हैं, आप मैप पे चेक करिएगा। फिर अच्छा यहाँ लिखा हुआ है इक्वाडोर कोलंबिया ब्राजील, सॉरी। फिर अफ्रीका में जो है गेबोन है, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, साओ टोमे प्रिंसिपल, सोमालिया। एशिया में मालदीव्स है ठीक है, इंडोनेशिया है, किरिबाती है। ठीक है, उसके अलावा जो है आपको और क्या याद रखना है। अच्छा, एक लेक विक्टोरिया जो है, लेक विक्टोरिया जहाँ से नाइल नदी का उद्गम होता है, उसमें युगांडा, यूकेटी होता है, युगांडा, केन्या और तंजानिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, ये देखिए बगोइस, बगोइस जो है वो फिलीपींस वाले एरिया में कहते हैं। ये अभी कल ही के पेपर में था शायद। ठीक है, बगोइस जो है फिलीपींस वाले एरिया में कहते हैं। बाकी तो पता ही होगा हरिकेन्स कहाँ कहते हैं, हरिकेन जो है यूएसए में, टाइफून जो है वो आपका ये चाइना वगैरह में, और विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो बगोइस याद रखिएगा, बाकी सब तो याद रहता है। ये बगोइस से एक नई चीज पता लगी है, इसको याद रखिएगा। इंडिया में तो साइक्लोन या चक्रवात कहते हैं नॉर्मल हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है, ये माउंटेन है और इसका एरिया बताना है। तो एटलस जो है वो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ेगा, फिर मोरक्को में पड़ेगा। किलिमंजारो जो है वो आपका तंजानिया में है। ठीक है, पायरेनीज जो है फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर है। और इन्हीं के बीच में एक देश छोटा सा, एंडोरा नाम का। ठीक है, एंडोरा नाम का देश है, वो इन्हीं के बीच में सैंडविच्ड है। फिर क्या बचेगा, चिम्बारोजो, चिम्बारोजो बच गया, ये इक्वाडोर में है। ये बहुत फेमस है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद अच्छा आप मुझे जो है इसकी हाईएस्ट, अच्छा ये रहा, इसमें दिया हुआ है हाईएस्ट पॉइंट जो है तोबकल है। और किलीमंजारो जो है वो हाईएस्ट पीक है किसका, अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट कहाँ है, मेडिटेरेनियन वाले एरिया में सिट्रस फ्रूट ज्यादा होता है, इसलिए उस एरिया में देखेंगे तो बहुत सारे जो देश है ना वो शराब के लिए ज्यादा फेमस है, जैसे शैंपेन है। ठीक है, और ये सब चीजें जो वहीं पे ज्यादा फेमस है, फ्रांस स्पेन के आसपास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज एसोसिएटेड विद द इंडियन ओशन। देखिए, फ्लोरिडा करंट, फ्लोरिडा करंट जो है वो कहाँ पे है, वो अटलांटिक में है। ठीक है, कैनरी करंट, कैनरी करंट कहाँ है, वो भी अटलांटिक में है। अगुल्हास, अगुल्हास को मोजाम्बिक करंट कहते हैं। ठीक है, ये इंडियन ओशन में है। और क्यूरिल करंट, क्यूरिल करंट जो है उसको क्या कहते हैं, ये ओयोशियो करंट है ये। क्यूरिल का नाम जो है, और एक और नाम है ओयोशियो करंट। ठीक है, ये ठंडा करंट है, ये कहाँ पे, पैसिफिक ओशन में। तो ये कहाँ, ये जापान के आसपास से आता है, ऊपर से आता है, और नीचे से एक और कुरोशियो नाम से करंट आता है। दोनों जहाँ मिलते हैं वहां पे जो है वो दोनों मिलते हैं वहां पे ज्यादा क्या नाम है, मछलियां ज्यादा का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो अगुल्हास करंट जो है मोजाम्बिक करंट को कहते हैं। तो मोजाम्बिक के आसपास से गुजरता है अगुल्हास करंट, तो इंडियन ओशन में है ये। फिर डार्लिंग रेंज, डार्लिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया में है, ये पता था मेरे को। ठीक है, लेकिन ये पूछ लिया कि ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ पे, ठीक है, तो साउथ वेस्टर्न कोस्ट में है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर इन मलेशिया द किंटा वैली, ठीक है, किंटा वैली किसके लिए फेमस है भाई, टिन प्रोडक्शन के लिए किंटा वैली फेमस है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, पोस्ट मासबर्ग एंड इट्स एडजेसेंट एरिया ऑफ साउथ अफ्रीका इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ विच द फॉलोइंग। ठीक है, ये मैंगनीज के लिए फेमस है, हालांकि ये रिपीट करने के चांसेस कम है, बट स्टिल देख लीजिए, याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, ये देखिए कंट्री और आयरन प्रोड्यूसिंग एरिया पूछ लिया है। ठीक है, हालांकि इससे पहले के पेपर में कम ही देखा है मैंने। तो देखिए, फ्रांस में तो पायरेनीज है। ठीक है, अभी देखा था हम लोगों ने। जर्मनी में नॉर्मेंडी नहीं है, नॉर्मेंडी अगर आपने वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा तो नॉर्मेंडी लैंडिंग हुआ था, ये बहुत फेमस है, तो फ्रांस में है नॉर्मेंडी। ठीक है, यही इनकरेक्ट मैच है, बाकी सब ठीक है। यूक्रेन का ये है क्रीवोय रैग, और कजाकिस्तान में जो है कारागंडा। फिर क्वेश्चन नंबर 42, एथनिक ग्रुप और कंट्री के बारे में देखना है। ठीक है, तो ज्यूस के बारे में तो जानते होंगे, इजराइल में है। ठीक है, एक के चार से आंसर निकल जाएगा, नहीं एक के चार से जो है एक ही पता लग पाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है लूर, लूर जो है वो ईरान में है आई थिंक, है ना, यस, लूर जो ईरान में है। ठीक, और इसी से आंसर निकलेगा, लूर ईरान में नहीं, इससे भी नहीं निकलेगा, तो इसका आंसर वैसे डी है। ठीक है, तो यानी बी का 3 है, यानी टेडा जो है वो लिबिया में है। देन बेजा जो है वो इजिप्ट में है। ठीक, इजिप्ट में थोड़ा भेजा है क्योंकि इन्होंने इसराइल से जो है संधि कर ली थी। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है, करेक्टली नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, मोरक्को कैपिटल तो रबात है। ठीक है, और टुनिशिया की टुनिस है, अल्जीरिया की अल्जर है, केप वर्डे जो है वो केप वर्डे जो है किसकी कैपिटल है, ये केप वर्डे कैपिटल जो है वो पराई है, पर्शिया नहीं है पराया है, PRAIA। ठीक है, और बुमाको जो है वो माली की कैपिटल है, बमाको जो है माली की है।
देन क्वेश्चन नंबर मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एनवायरमेंटल इकोलॉजी पे। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 44, जनरली एनवायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ, देखिए फिजिकल एनवायरमेंट है आपका, बायोलॉजिकल एनवायरमेंट है, कल्चरल एनवायरमेंट भी होता है, ऑपरेशनल एनवायरमेंट कोई कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, ठीक है, ये किसने दिया था, भाई बेनेट ने दिया था, बस फर्स्ट टाइम यूज किया था ना, ठीक है, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन। 46 क्या बोलता है, द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, ठीक है, इसको क्या बायो जियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। फिर 47 क्या है, यूट्रोफिकेशन। अच्छा, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन का मतलब ये होता है कि न्यूट्रिएंट्स का ऐड होना। हालांकि आपको लग रहा होगा देखिए कि न्यूट्रिएंट्स का ऐड होना इसका मतलब बहुत अच्छी चीज है, नहीं। न्यूट्रिएंट जब ऐड होते हैं, ठीक है, उसमें दो चीजें होती हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो जाके उसको ब्रेक डाउन करना शुरू करेंगे, और ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन को यूज करेंगे। तो जो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन होगी ना, उसको यूज कर लेंगे, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को इंक्रीज करेंगे। उससे क्या होगा कि डिजोल्व ऑक्सीजन जो है पानी में कम होगा, और जो बाकी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं पानी में, ठीक है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, तो उनके लिए लाइफ मुश्किल हो जाएगी। एक ये होगा। दूसरा, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ऐड होने से एल्गी जो है वो ऊपर को कवर कर लेंगे, मतलब न्यूट्रिएंट्स से मिल रहा है उनको, तो एल्गी का ग्रोथ ज्यादा होगा, तो वो अपर सरफेस को कवर कर लेंगे, तो सनलाइट जो है वो बॉटम में नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। तो ये दोनों इश्यूज जो होते हैं इसकी वजह से होते हैं, यूट्रोफिकेशन की वजह से होते हैं। कि डिक्रीजेज डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर, बिल्कुल। और बीओडी बढ़ा देता है। और इट इज अ फिनोमेना ऑफ न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ अ वाटर बॉडी, बिल्कुल ठीक है ये, बोथ वन एंड टू, ठीक है। ये जनरली किससे होता है, जनरली जैसे जो हम लोग खेतों में वो डालते हैं फर्टिलाइजर्स, ठीक है, तो फर्टिलाइजर जो है वो बारिश के दौरान जो है बह के जो है नदियों में मिल जाता है, वहां से ज्यादा यूट्रोफिकेशन होता है, वो ज्यादा हानिकारक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, एंटायर सीक्वेंस ऑफ द कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड, ठीक है, ये बीच वाली कम्युनिटी तो सेरल कम्युनिटी कहते हैं, सेरल, ठीक है। एक क्लाइमेक्स होता है, फिर इनिशियल सेरल, और फिर क्लाइमेक्स, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, बीच वाले को सेरल बोलते हैं, वो बाद में चेंज हो जाता है पर्टिकुलर एरिया में। फिर क्वेश्चन 49, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है, ये कब लॉन्च किया गया था, 2019 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। फिर 50 क्या बोलता है, नेशनल पार्क और स्टेट्स को मैच करना है, ठीक है। तो इंद्रावती, अच्छा बेतवा, बेतवा जो है नाम से अगर लग रहा होगा, बेतवा आपको पता होगा कि ये कहाँ पे होगा, ये हरियाणा में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहीं पे है बेतवा रिवर वगैरह, मतलब मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश हरियाणा के आसपास बॉर्डर पे है, ठीक है, ये तो पता ही होगा। तो और इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती जो है वो छत्तीसगढ़ में है, ये तो दोनों पता होंगे। तो ए का 4, तो ये गया, और डी का 2, डी का 2 से आंसर निकल गया। नहीं सॉरी, बेतवा इज नॉट इन, रियली सॉरी, बेतवा इज इन झारखंड, बेतवा नेशनल पार्क, ठीक है, वो उससे नाम से नहीं है, रिवर के नाम से नहीं होगा, सॉरी, मैं रिवर के नाम से कंफ्यूज हो गया। बेतवा इज नॉट इन झारखंड, ठीक है, इसका आंसर जो है और बेतवा नेशनल पार्क इज इन झारखंड, ठीक है। इंद्रावती नेशनल पार्क जो है छत्तीसगढ़ में है। मोलम नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है आपका, गोवा में है। और कालेश्वर जो है वो कहाँ है आपका, कालेश्वर जो है हरियाणा में, कालेसर जो है हरियाणा में, अच्छा, ठीक, कालेसर मानेसर, ठीक है, नाम से लग तो रहा था। रियली सॉरी, कंफ्यूजन हो गया मेरे को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और 51, विद रेफरेंस टू डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ टाइगर सेंसस 2018, ठीक है, अच्छा टाइगर सेंसस की बात करता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि इंडिया के पास नियरली 75% ऑफ ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन है, बिल्कुल है। और नियरली 35% ऑफ इंडिया टाइगर लिव आउटसाइड रिजर्व, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, आज के समय भी करेक्ट हैं, तो इसका आंसर सी है। लेकिन इसमें जो है इसका आंसर डी दे रखा है, लेकिन इसका आंसर सी है, ठीक है, ये गलत आंसर दे रखा है, इसका आंसर सी है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आप पढ़िएगा, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है 75% जो है वो है, और जो कि है ट्रुथ है ये, ठीक है। और 52 क्या बोलता है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, प्रोजेक्ट टाइगर, ये बताया था मैंने पिछली बार, पिछले वीडियो में 1973, ठीक है। एलिफेंट के बारे में बताया था 92, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970, सॉरी 1972, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो अगर अरेंज करना हो तो 3 3 1 2 4, 3 1 2 4, ठीक है। फिर 53, नेशनल चंबल सेंचुरी डज नॉट फॉल, ठीक है, चंबल सेंचुरी जो है वो कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश हरियाणा के हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर के आसपास में है, तो हरियाणा में नहीं है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और राजस्थान में। 54 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन, ठीक है, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, ये तो है ही। टू मेक फायर इन द फॉरेस्ट, आग लगा दो तो उससे भी हो जाएगा। इलीगल कॉमर्शियल ट्रेड, इससे भी होगा। फास्ट पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, हालांकि ये एक वो है, क्या नाम है,
अनोमली है कि फास्ट पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ किसकी बात कर रहा है। अगर ह्यूमंस की बात कर रहा है तो इनडायरेक्टली तो वो थ्रेट है, लेकिन अगर उसकी बात कर रहा है, वाइल्ड लाइफ की बात कर रहा है, ठीक है, तो वो तो पॉपुलेशन ग्रो अगर हो रहा है तो वो तो और उसको हेल्प करेगा फलने फूलने में। तो इस पे अगर डिबेट कर सकते हैं, बट फर्स्ट ABC तो गारंटी गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस एंड नेचुरली, नॉट अ ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली। देखिए, मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, नेचुरली मिलता है। ओजोन भी नेचुरली मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नेचुरली मिलता है। हालांकि ये ग्रीन हाउस गैस है लेकिन नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? ए। फिर 56 क्या है? विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस कितने इंपॉर्टेंट है अर्थ उसके लिए, क्योंकि वो अगर नहीं होते तो पूरा जो भी गर्मी है धरती जो है वो एटमॉस्फेयर में छोड़ दे, मतलब स्पेस में छोड़ देता, तो टेम्परेचर जो है -18 डिग्री हो जाता। देन 57 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? देखिए, राइज इन सी लेवल बिल्कुल है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर बिल्कुल है, स्प्रेड ऑफ डिजीजेज ये भी हो सकता है, ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स, ठीक है, सारे इंपैक्ट हैं ग्लोबल वार्मिंग के। 1 2 3 एंड 4। फिर देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बार बार आ रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था, इन्होंने 1987 में रिपोर्ट सबमिट किया था, ठीक है, उसका नाम क्या था? बार बार बताया मैंने, ये आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर। और एक 1972 में जो एक रिपोर्ट पेश करी थी इन्होंने, ठीक है, और उसका क्या क्या नाम था? 1972 में एक रिपोर्ट ध्यान आ रहा है मेरे को, 1 सेकेंड, स्टॉकहोम में प्रेजेंट की गई थी, ठीक है, 1972 में जो प्रेजेंट की गई थी उसका नाम था लिमिट टू ग्रोथ, ठीक है, और 1987 में जो प्रेजेंट की गई थी उसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, और एक और नाम से जाना जाता है इसको, ब्रुटलैंड रिपोर्ट, ठीक है, ब्रुटलैंड रिपोर्ट या ब्रुटलैंड कमीशन जो भी है, ठीक है, 1987 का है आवर कॉमन फ्यूचर। ये बहुत बार बार पूछा हुआ है, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 59, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म। देखिए, सस्टेनेबल टूरिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पता नहीं क्या इनको ऑब्सेशन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जो है हर साल कम से कम 5 से 6 सवाल आ रहा है इनका, ठीक है, तो वही है, टू मैनेज टूरिज्म एंड एनवायरमेंट वाइल मेंटेनिंग कल्चरल एंड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है, ये तो बहुत बेसिक है, इसको तो आइडिया लगा सकते हैं। फिर साइलेंट स्प्रिंग बुक किसने लिखी थी? साइलेंट स्प्रिंग 1962 में, ये लिखी थी राचेल कार्सन ने, ठीक है, इसको भी एज इट इज याद कर लीजिए। फिर कार्ल मार्क्स की ये बुक है दास कैपिटल। देन फिर पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 61, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग? कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को किया गया था, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। फिर 62 क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी कई बार आया, देखिए ये आई थिंक 2022 में रिपीट किया था, 2022 में था ये केशव भारती केस में 1973 में, ठीक है। अच्छा, ये सारे केसेस आपस में रिलेटेड है, इसको बताता हूँ कैसे। देखिए, पहली बार जो है वो मद्रास की हाई कोर्ट, मद्रास की जो गवर्नमेंट ने जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड किया, उसके खिलाफ जो है चंपकम दुराई राजन के, चंपकम चंपकम दुराई राजन जो है केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो ये केस हुआ चंपकम दुराई राजन केस, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज मतलब कैंसिल कर दिया रिजर्वेशन को। उसके जवाब में हुआ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को शंकरी प्रसाद ने चैलेंज किया, ठीक है। फिर उसके बाद शंकरी प्रसाद केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। उसके बाद जो है इसी कड़ी में जो है सज्जन सिंह केस होता है, ठीक है, सज्जन सिंह केस के बाद फिर गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस के बाद केशवानंद भारती, केशवानंद भारती के बाद जो है मिनर्वा मिल्स, तो सारे ये आपस में रिलेटेड है केस। देन क्वेश्चन नंबर 63, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप? देखिए, पहला पार्ट जो है वो, फर्स्ट पार्ट वो यूनियन टेरिटरी वगैरह के लिए है, वो 1 to 4 में है। सेकंड पार्ट जो है वो आपका सिटीजनशिप के लिए है, 5 to 11, ठीक है। थर्ड जो है आपका फंडामेंटल राइट्स के लिए है, 12 से 35 तक है। फोर्थ जो है आपका DPSP के लिए है, 36 से लेकर 51 तक। और फोर्थ ए जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी के लिए है। फिर फिफ्थ जो है वो यूनियन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के लिए है। सिक्स पार्ट जो है वो स्टेट के लिए है, सेवन्थ यूनियन टेरिटरी के लिए, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 64, ये आर्टिकल 3 के अंदर क्या पॉसिबल नहीं है? ठीक, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट कर सकता है, ऑल्टरेशन ऑफ एरिया कर सकता है, ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ स्टेट, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, ये आर्टिकल 2 के अंदर में होता है, ठीक है। और आर्टिकल 3 के अंदर क्या क्या कर सकता है वो? देखिए, अ, दो दो स्टेट्स हैं, ठीक है,
अगर मान लीजिए उसको आधा, एक स्टेट को आधे में तोड़ना है वो भी कर सकता है। एक स्टेट का आधा तोड़ के इस स्टेट में डाल दिया वो भी कर सकता है। देन दो स्टेट्स में से एक एरिया निकाल के उसको एक नया स्टेट बना सकता है। मतलब जितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, ठीक है, वो सब कर सकता है किसके अंडर, आर्टिकल 3 के अंदर में। ठीक है, और ये एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट आर्टिकल 2 में होता है। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 65 फिर से आ गए। फंडामेंटल ड्यूटीज फोर्थ ए में अभी अभी बताया था। ठीक है, स्टेट जो है सिक्स में है। अटॉर्नी जनरल जो है वो, अटॉर्नी जनरल भी जो है उसी में है, किसमें, अटॉर्नी जनरल 76 आर्टिकल में, वो पार्ट 5 में आता है। फिर सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, ये पार्ट 14 में आता है। ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, 14 ए में क्या है, 14 ए में जो है वो ट्राइब्यूनल्स हैं। ठीक, आर्टिकल कौन सा है, 323 ए एंड 323 बी। फिर क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, 39 ए, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ठीक है, ये ठीक है, 42nd अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था। और इसी को यूज करते हुए नालसा नालसा एक्ट लाया गया था 1987 में। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है, ये डीपीएसपी का पार्ट है। देन आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी ठीक है। 48 जो है सेपरेशन नहीं, ये सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 में है। 48 तो काउ स्लॉटर के बारे में बात करता है, और 48 ए जो है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में बात करता है। देन क्वेश्चन 67 का है, व्हेन वाज द थर्ड ईयर एडेड टू द इंडियन फेडरल सिस्टम। थर्ड ईयर कब ऐड किया गया था भाई, 92 में, जब 73rd अमेंडमेंट किया गया था उसमें ऐड किया गया था। किसने दिया था थर्ड ईयर वाला, बलवंत राय मेहता। और अशोक मेहता ने क्या किया, बोला था सेकंड ईयर का। ठीक है, और उनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करने में भी क्वेश्चन आया है, बार बार आता है, उसको भी याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोलता है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड, मतलब असर्शन रीजन की बात करता है। ए, इंडियन फेडरलिज्म इज कॉल्ड क्वासी फेडरल। और आर क्या है, इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये दोनों स्टेटमेंट आपस में ठीक है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये करेक्ट है, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वासी फेडरल किसने बोला था, केसी वीरे ने। ये है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जुडिशियल रिव्यू की पावर बहुत सारे सारे आर्टिकल से मिलता है, 13 से मिलता है, 32 से मिलता है, ठीक है, 226 से मिलता है। ठीक है, बहुत सारे आर्टिकल जो है वो जुडिशियल रिव्यू की पावर देते हैं। और दूसरी एक चीज ये है कि इंडिया की जुडिशरी और यूएस की जुडिशरी में फर्क क्या है। इंडिया की इंडिपेंडेंट भी है, इंटीग्रेटेड भी है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि जो प्रोसीजर होगा, जैसे हाई कोर्ट के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट वो किसी भी लॉ को जो है चेक कर सकता है, सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। लेकिन यूएस में क्या है, यूएस में क्या है, अगर स्टेट लिस्ट के मामले में जो स्टेट का सुप्रीम कोर्ट होगा ना, मतलब स्टेट का जो हाई कोर्ट होगा वो सुप्रीम होगा। स्टेट लिस्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं चेक कर सकता वहां का, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सेंट्रल के मामले चेक करेगा, सेंट्रल लिस्ट के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बोलता है, 76 आर्टिकल में होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड। ठीक है, ठीक है, जो इसका क्वालिफिकेशन क्या हो, सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लायक हो क्वालिफिकेशन, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और अटॉर्नी जनरल शैल रिसीव सच रेमुनरेशन एज पार्लियामेंट में डिटरमाइन, नहीं बिल्कुल नहीं, है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे करते हैं। ठीक है, इसलिए इनका कोई फिक्स टर्म नहीं होता है, इनको कभी भी हटा सकते हैं, कभी भी ला सकते हैं। एक तो ये चीज है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। दूसरी क्या है कि ये पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं, स्पीच भी दे सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में पार्ट भी ले सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। ठीक है, वोट नहीं दे सकते, याद रखिएगा। दूसरा ये है, ये पार्ट टाइम, सॉरी, ये जो है अटॉर्नी जनरल आपके पार्ट टाइम काउंसिल होते हैं, मतलब फुल टाइम नहीं है ये, फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है। मतलब अपना प्राइवेट केस भी लड़ सकते हैं, लेकिन प्राइवेट केस में क्या है, प्राइवेट केस में सिर्फ सिविल केस लड़ सकते हैं, क्रिमिनल केस नहीं लड़ सकते। ठीक है, और सिविल केस भी किसके अगेंस्ट, सिविल केस भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं लड़ सकते। फिर क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, व्हाट कैन बी द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट। ठीक है, कितना होता है वो, मिनिमम 12 होना चाहिए, मैक्सिमम जो है 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स। मिनिमम 12, मैक्सिमम 15। ठीक है, लेकिन दिल्ली के लिए एक स्पेशल है, दिल्ली के लिए जो है वो 10% वाला लॉ है। ठीक है, इसलिए वहाँ 70 सीटें हैं ना, तो 10% के हिसाब से 7 सीटें जो है वो होती हैं। ठीक है, और ये 15% वाला क्लॉज जो है वो किस अमेंडमेंट में डाला गया था, 91st अमेंडमेंट से। देन 71 क्या बोलता है, आर्टिकल और प्रोविजन की बात करता है। 61 किसके लिए है, इम्पीचमेंट के लिए, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, 67 भी स्पीकर के, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए है। ठीक है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अभी इसका यूज किया था क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया था। ठीक है, फिर 94 जो है, 94 जो है वो स्पीकर के रिमूवल के लिए है। 90 जो है वो रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन एज ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का दो यानी ये गया। उसके बाद बी का तीन यानी सी, इसका आंसर हो जाएगा सी का 4 और डी का 1। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 72,
इन द रिमूवल ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डज द पार्लियामेंट डज नॉट प्ले एनी रोल। जज, हाई कोर्ट के जज के लिए तो भाई पास करना पड़ता है, मतलब वो रेजोल्यूशन लाना पड़ता है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी पार्लियामेंट करता है। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ठीक है, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी के लिए नहीं, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के लिए जो है वो ये पास करते हैं, क्या नाम है, पार्लियामेंट में पास करता है। लेकिन चेयरमैन ऑफ यूपीएससी जो है वो राष्ट्रपति जो है वो हटाते हैं, ठीक है, आफ्टर इंक्वायरी। ठीक है, पार्लियामेंट इसमें कोई रोल प्ले नहीं करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ओनली 3। देन लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है? लार्जेस्ट कमेटी एस्टीमेट कमेटी है, 30 मेंबर्स की होती है। और 30 के 30 मेंबर लोकसभा में होते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 होते हैं, 15+7 यानी 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा के लिए, ठीक है। बाकी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग इसमें भी 22 होते हैं, वही 15+7 वाला सीन है, ठीक है। और एस्टीमेट कमेटी और पब्लिक अकाउंट कमेटी दोनों ही जो था 1921 में, मतलब 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसी के तहत जो है स्टैब्लिश किया गया था। देन 74, जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कैन टेक प्लेस टू रिजॉल्व डेडलॉक। देखिए, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के ऊपर ही आपका जॉइंट सिटिंग हो सकता है, किस आर्टिकल में, 108 में, ठीक है। मनी बिल पे नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे नहीं होता है, अप्रोप्रिएशन बिल पे नहीं होता है। मनी बिल से रिलेटेड दो आर्टिकल है, याद रखिएगा। एक तो आर्टिकल 110 है जिसमें इसको डिफाइन किया गया है, और एक आर्टिकल 109 है जिसमें ये बोला गया है कि सिर्फ लोकसभा में ही इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो ठीक है 368 के अंदर में आता है। अप्रोप्रिएशन बिल वगैरह 114 वगैरह में आता है, जो ये बजट वगैरह पास करना होता है। फिर क्वेश्चन 75, इंटर स्टेट काउंसिल, देखिए 263 में है, बिल्कुल ठीक है। किसने, किसकी रिकमेंडेशन पे, सरकार या कमीशन? इंटर स्टेट काउंसिल फाइनेंस कमीशन 280, ये भी ठीक है। और अभी के समय कौन है, 15th वाले एनके सिंह है, 16th वाले अरविंद पनगड़िया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ये अभी देखा था हम लोगों ने, ठीक है, 323A में है। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये 315 में सारे करेक्टली मैच्ड हैं, इसमें इनकरेक्टली मैच पूछा है तो ये सारे करेक्टली मैच्ड हैं, ठीक। फिर उसका 76 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो 1964 में एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी स्टैब्लिश किया गया था, और 2003 में एक लॉ पास करके इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसको सांथनम कमेटी ने रिकमेंड किया था, ये और लिख लीजिए, सांथनम कमेटी ने रिकमेंड किया था फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। देन 77 क्या है, ये चेयरपर्सन ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन, वो बहुत पुराने टाइम के हैं, इसको याद नहीं मत करिएगा। ये विजय के रहताकर, मैंने यहाँ लिख दिया, ये करंट चेयरमैन, करंट चेयरपर्सन है नेशनल वुमेन कमीशन की, इसको याद रखना है। देन 78 क्या बोलता है, 371 जे के अंडर में कौन सा है? देखिए 371A में जो है वो तो नागालैंड है, 371A में। जे में जो है हैदराबाद और कर्नाटका है, ठीक है। ये सारे यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, इसको याद रखिएगा। 371 में महाराष्ट्र गुजरात है, ए में नागालैंड है, बी में असम है, सी में मणिपुर है, डी, ई और ई में आंध्र प्रदेश है, एफ में सिक्किम है, जी में मिजोरम है, एच में अरुणाचल प्रदेश है, आई में गोवा, जे में हैदराबाद एंड कर्नाटका। फिर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन फॉर पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज सिस्टम किसमें है, 9th में, ठीक है। और म्यूनिसपैलिटी 9th A में। और 9th B में क्या है, वो 9th B में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। फिर द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू द पंचायत, ठीक है। पंचायत किसके है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर करवाता है, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसका कराता है, देखिए एक तो प्रेसिडेंट, ठीक है, उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट, देन लोकसभा, देन राज्यसभा, देन स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली, देन स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये 6 तरह के इलेक्शन कौन कराता है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। और जो थर्ड ईयर के लोकल लेवल के गवर्नमेंट जो है वो कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। फिर क्वेश्चन 81 असर्शन रीजन की बात करता है। द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एम्बडीज द एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी अ चेंज, कंटिन्यूटी एज चेंज, ठीक है, ये ठीक है। कंटिन्यूटी वगैरह होता है, चेंज में कंटिन्यूटी होती है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कंटेन द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग पॉलिटिकल सिस्टम सच एज द मॉडर्न स्टाइल, ट्रेडिशनल स्टाइल एंड सेंथ स्टाइल, ठीक है। वो सारी चीजें हैं, मॉडर्न स्टाइल को लेके चलता है, पुराने को लेके चलता है, सबको लेके चलता है। और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हालांकि मुझे आज तक इनका लॉजिक समझ नहीं आया कि मन मर्जी के हिसाब से करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मन मर्जी के हिसाब से नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें देखिएगा ये। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 82, इंडिया एम्स टू अचीव $5 ट्रिलियन, ठीक है, ये पुराना हो गया डेटा वैसे, अभी के समय 2026 27 तक का टारगेट है शायद। 83 क्या है, ड्यूरिंग द मिड 80s डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट वर डिस्कस्ड एज लार्ज, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट सच इंपॉर्टेंट? देखिए डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज था,
एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मासेस। लेकिन पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट ये जो है एज सच लार्ज स्केल पे डेवलप नहीं मतलब डिस्कस नहीं होता था एज नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक, देन 84 क्या बोलता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल मैन। ठीक है, मार्जिनल मैन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, रॉबर्ट पार्क ने दिया था। ठीक है, मैन जो है वो आदमी पार्क में खड़ा है, ऐसे याद कर और क्या तरीका है भाई, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे याद करें ना। कल्चरल पॉवर्टी, देख कल्चरल पॉवर्टी फिर आ गया, ऑस्कर लुइस ने। ठीक, ऑस्कर लुइस ने कल्चरल पॉवर्टी का एग्जांपल वो दिया था, मतलब आइडिया दिया था। ठीक है, ऑस्कर विनिंग आइडिया था इनका। फिर 86 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड अ पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एक्सक्लूसिवली। ठीक है, ये अलग कमिटी ने। ठीक है, तो बहुत सारे, एक वाई के अलग कमिटी है, एक रथ एंड डांडेकर है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ना इस इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिएगा। रथ एंड डांडेकर है, ठीक है, वाई के अलग कमिटी है, उसके अलावा जो है लाकड़ा वाला है, फिर तेंदुलकर कमेटी भी है, देन रंगराजन कमेटी है। उसके बाद जो है एक अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में बनाई थी कमेटी। ठीक है, हालांकि उन्होंने कुछ ज्यादा रिकमेंडेशन वगैरह नहीं दी थी, लेकिन ये सारे कमिटीज किसके लिए हैं, ये पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेशन के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करके मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हालांकि इसी में ईयर दे रखा है, बट स्टिल आप खुद देखिएगा, यहाँ से मत देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हैव बीन यूज टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, हेड काउंट रेशियो होता है, कैलोरी इनटेक होता है, ठीक है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी होता है, पर कैपिटा इनकम भी होता है, एक और होता है पल्मा रेशियो। ठीक है, उसके अलावा जो है गिनी कोफिशिएंट, ये इनइक्वालिटी नापने के लिए होता है। ठीक है, तो ये सारे हैं D 1 2 3 एंड 4, सॉरी 1 2 एंड 3। पर कैपिटा इनकम, नहीं, पर कैपिटा इनकम आई थिंक पर कैपिटा, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, पर कैपिटा इनकम पॉवर्टी नापने के लिए नहीं होता है। पर कैपिटा इनकम से पॉवर्टी नापने लगे तो, क्योंकि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से पॉवर्टी तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि 1 लाख के ऊपर पर कैपिटा इनकम है, तो 1 लाख तो पॉवर्टी लाइन के बाहर हो जाए। ठीक है, सॉरी, 1 2 एंड 3 इसका आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 88 बोलता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997 इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, बट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिप्लेस्ड इट विद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, कब, 2010 में इसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, निकालता कौन है भाई, यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। फिर 89 क्वेश्चन क्या है, असर्शन रीजन की बात करता है। असर्शन, गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ठीक है, 2020 से इसके लिए था नहीं, ये 5 साल के लिए था, ये 5 ईयर्स के लिए था। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल। ठीक है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन था, 111 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट की बात थी, 2026 तक था आई थिंक। ठीक है, इसका आंसर डी है, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। तो 2019 से 25 तक था, अच्छा 6 साल के लिए था। ठीक है, उसी के तौर पे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के साथ साथ पीएम गति शक्ति स्कीम और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ठीक है, ये सारे उसी समय लॉन्च किए गए थे। फिर 90 क्या है, विच ऑफ द विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, हालांकि 2020 में इंडिया की रैंक 63 थी, और 2019 में जो 77 था, उससे पहले जो है 130 था, अराउंड 130 से उसके बाद 100 पे आए थे, फिर 77 पे आए थे, उसके बाद 63 पे आए थे। इतना तेजी से इंडिया को प्रोग्रेस करते, मतलब 130 से 100, 100 से 77, फिर 63, इतना तेजी से इंडिया को प्रोग्रेस करते देख कैसे ये चांस रख सकते थे, तो इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया इसको, वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को ही। फिर क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, ये नाबार्ड जो है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए 1982 में। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो ये देखिए, और रीजनल रूरल बैंक 1975, ये दोनों जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बेसिस आंसर निकलेगा नहीं निकलेगा, बाकी देखना ही पड़ेगा। सेल्फ हेल्प बैंक जो है का लिंकेज लोन प्रोग्राम जो है 1992 में नाबार्ड ने शुरू किया था। ठीक है, ये नाबार्ड का प्रोग्राम है। और किसान क्रेडिट कार्ड प्लान में 97 के अराउंड, 98 के अराउंड, ठीक है, 97 98 के अराउंड ये आया था। तो अगर क्रोनोलॉजी में इसको अरेंज करना हो तो 4 1 2 3, 4 1 2 3। फिर 92, 92 क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू द आयुष्मान भारत योजना विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। द योजना प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ इंश्योरेंस फॉर 5 लाख। ठीक है, उसके अलावा एक्सपेंसेस इनकर्ड इन दिस स्कीम, ठीक है, ये सेंट्रल स्टेट की वजह 60 40 के बीच में नहीं होगा, हर स्टेट के साथ अलग अलग है, किसी का 60 40 है, किसी का 90 10 है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वालों का 90 10 है, तो इसका आंसर ओनली वन होगा, सॉरी ओनली टू इज करेक्ट।
नो 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 नो, ये गलत है, ओनली वन इज करेक्ट। ये गलत दे रखा है ये। ठीक है, यहाँ पे 5 लाख का कवरेज है पर फैमिली, और ये 60-40 थे बाकी सब स्टेट्स के लिए, और 90-10 जो है वो मतलब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वालों के लिए। ठीक है, और 100% जो है उनके लिए है, तो ये गलत है। इसका आंसर ओनली वन ही है। ठीक है, अभी इसी के तर्ज पर जो पंजाब गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है, जिसमें ये 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। ठीक है, आप उस स्कीम का नाम जो है कमेंट सेक्शन में डालिएगा। Then 93. Which of the following statement is not correct for National Pension Scheme for retail traders, shopkeepers and self-employed? ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम क्या है कि भाई जो नेशनल पेंशन स्कीम के, अच्छा इसमें नॉट करेक्ट क्या है? ठीक, कि दोज हु आर इन द एज ग्रुप 18 से 40 वालों के लिए है ये। एनुअल टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी ठीक है। और इट हैज मंथली मिनिमम पेंशन 3,000 का है। तो नेशनल पेंशन स्कीम मेंबर जो है वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए नेशनल पेंशन। एक मिनट, क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर नेशनल पेंशन स्कीम फॉर रिटेल ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड? अच्छा, नेशनल पेंशन स्कीम के जो वैसे नॉर्मल मेंबर हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू द प्रोग्राम निधि, ये भी आई थिंक उसी समय का करंट अफेयर का है, तो इसको भी लीव कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 95 पे देखते हैं। स्किल इंडिया मिशन कैंपेन के अंडर में, स्किल इंडिया कैंपेन के अंडर में प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया 2015 में। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन वाज टू ट्रेन इंडियाज यूथ इन, सिर्फ आईटी में था? हर तरह के उसमें स्किल में था। ठीक है, सिर्फ आईटी में नहीं था। तो इसका आंसर तो सीधा सीधा वन है। फिर अटल इनोवेशन मिशन, ये भी न्यूज में है। अटल इनोवेशन मिशन, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है 71st बीपीएससी में, नीति आयोग का था ये। इसी के अंदर में अटल टिंकरिंग लैब्स जो है वो बनती हैं। एम 97 का, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम? ठीक है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन तो है, इम्यूनाइजेशन है, ठीक है, न्यूट्रिशन हेल्थ प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग जो है वो इसके अंडर में कवर नहीं है। फिर ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है हर बार आ रहा है ये, कि स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान तो आई थिंक आते ही लॉन्च कर दिया था मोदी जी ने, 2014 में ही। ठीक है, उसके बाद जो है फिर वाय वंदना वंदना योजना जो है वो 17 में है, 17 की 16 में है, और नहीं 17 में ही है वाय वंदना योजना, क्योंकि मुझे ध्यान है 2018 में इसको पढ़ा था, तो 17 के आसपास से ऐसे याद किया था। तो बी का अगर 3 और डी का 4, बी का 3 और डी का 4, तो ये हट गया, ये हट गया, आंसर हो जाएगा ए। यानी पीएम जन आरोग्य योजना, ठीक है, कब लॉन्च किया गया? 2018 में। और ये जो है पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 में। फिर लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग, अच्छा ये उस समय का है, अब इस रिलेवेंट नहीं है। 2020-21 का फॉरेन पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक एफपीआई होता है, एक एफआईआई होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो डायरेक्टली कंपनीज में इन्वेस्ट ना करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। फिर होता है एफडीआई, जो डायरेक्टली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो एफडीआई जो है लॉन्ग टर्म मनी होता है, एफपीआई या एफआईआई जो होता है वो शॉर्ट टर्म मनी होता है, इसको हॉट मनी बोलते हैं। फिर 100 क्या है? असर्शन रीजन की बात करता है, अगेन ये यूनियन बजट 2020-21 की बात कर रहा है। ठीक है, ये भी इस समय के लिए रिलेवेंट नहीं है, अभी का करंट का चीज देखिएगा। फिर 101, द ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ठीक है, ये कौन निकालता है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, इसको एज इट इज याद करना है। फिर इसको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। रियो और समिट बहुत बार देख चुके हैं हम लोग। रियो और समिट कब हुआ है? 1992 में हुआ है। ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो है, जो आवर कॉमन कॉमन फ्यूचर 1987 में। एनफोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, किसके लिए था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? याद है किसके लिए था ये? ओजोन लेयर के लिए था। और फिर लिमिट टू ग्रोथ, ये भी हम लोगों को देखा था 1972 के लिए था ये। ठीक तो इसमें अगर निकालें 4-2-3-1, 4-3-4-2-3-1, इसका आंसर होगा बी। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या चीजें निकालते हैं? देखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकालते हैं, एजुकेशन निकालते हैं, और पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। सोशल इनइक्वालिटी जो है ये नहीं निकालते। ये डेवलप किसने किया था? पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक ने। फिर टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल पे 2.1 होता है। ठीक है, मतलब एक महिला अगर आमतौर पर, मतलब एवरेज तौर पर 2.1 बच्चों को प्रोड्यूस करती है, ऑब्वियसली 2.1 तो नहीं करेगी, मतलब 10 मिला के अगर 21 करती हैं। ठीक है, तो वो रिप्लेसमेंट लेवल है, मतलब पॉपुलेशन ना घटेगी ना बढ़ेगी, वो एक्जैक्टली सेम बनी रहेगी। ठीक है, हालांकि दो, एक कपल जो है, दो लोग, दो ही लोगों को रिप्लेस करें तो हो जाएगा, बट स्टिल वो एक का आंकड़ा इसलिए रखा गया है क्योंकि बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया कहीं, कोई बीमारी में हो गया किसी वजह से, तो उसके लिए जो है एक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। देन फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आते हैं।
जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन 105, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग। ठीक है, थर्मोसेटिंग जो होता है, ठीक है, वो एक बार जो है वो अगर बन गया, मतलब सेट हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है वापस से उसको शेप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन थर्मोप्लास्टिक जो है उसका शेप चेंज कर सकते हैं आप। तो इसमें जो नियोप्रीन है, नियोप्रीन है वो थर्मोसेटिंग है, बाकी सब थर्मोप्लास्टिक है। फिर 106 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट सिंथेटिक। सिंथेटिक कौन सा नहीं है? ठीक है, देखिए नियोप्रीन, लेक्सॉन, टेफ्लॉन सब सिंथेटिक है, फिब्रियन जो है वो सिंथेटिक नहीं है, नेचुरल है। फिर असर्शन रीजन, इनवर्ट शुगर इज मोर स्वीटर देन सुक्रोज। ठीक है, ये इनवर्ट शुगर इज ऑब्टेन फ्रॉम बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ये सुक्रोज, ये भी करेक्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है ये है कि नहीं, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बिल्कुल। दोनों करेक्ट हैं ये। ठीक है, और अच्छा आप जो है अच्छा फ्रक्टोज जो है वो नेचुरल तौर पे पाया जाने वाला सबसे स्वीटेस्ट शुगर है। और अमाल्टेज जो होता है, अमाल अमाल्टेज, ठीक है, ये होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह यूज किया जाता है अमाल्टेज। नहीं अमाल्टेज नहीं, सॉरी, ये एस्पेरेटिन होता है शायद। और लेट मी चेक। ठीक है, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर कुछ होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है ये, इनमें क्या क्या है, एक तो है एस्पर्टीन, फिर एक सेचरिन, ठीक है, उसके अलावा जो है एक सुक्रालोस। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखना है। देन फिर क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं कि मेटल और प्रॉपर्टी पूछ रहा है। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर, सिल्वर सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर है। ठीक है, तो सी का वन तो ये गया, ये गया। देन मरकरी जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल। बी का दो, बी का दो आंसर तो ये निकल गया सी। बाकी देख लेते हैं। सोडियम, सोडियम को जो है नाइफ से कट कर सकते हैं, और सोडियम कहाँ रखा जाता है, वो केरोसिन में रखा जाता है। फिर लेड जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, बिल्कुल है। फिर ये देखिए 109, मैच वन करना है। ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल क्या होता है, कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड किसके लिए यूज होता है, कॉपर सल्फाइड जो है वो फंजिसाइड की तरफ यूज होता है। ठीक, उसके बाद जो सिल्वर आयोडाइड होता है, ये होता है आर्टिफिशियल रेन में आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल रेन में यूज होता है। और जिंक फॉस्फाइड जो है वो चूहे मारने की दवा में यूज होता है, रोडेंटिसाइड है ये। तो डी का चार है, डी का चार तो ये गया, ये गया। और सी का जो है एक होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो इओसिन जो है क्या है, वो रेड इंक के यूज होता है। देन 1110, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सब्सटेंस कंटेन आयरन। ठीक है, आयरन किस में होता है, देखिए मायोग्लोबिन में जो होता है वो आयरन होता है। ठीक है, आरबीसी, ये डब्ल्यूबीसी, हेमोग्लोबिन, ये सब जो है क्या है, ये सब आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस है। क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, बाकी सब कोलेजन वगैरह ये सब क्या है, प्रोटीन के पार्ट है। फिर चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद अ जीन कॉल्ड, क्या कहते हैं, चेंज म्यूटेशन को कहते हैं वो। फिर क्वेश्चन 1112, इन ह्यूमन बॉडी द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, देखिए माउथ में तो कार्ब्स का होता है। ठीक है, उसके अलावा जो स्टमक, स्टमक में जो है जाके शुरू होता है डाइजेशन किसका, प्रोटीन का। और दो तरह के एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, जो इसको प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करते हैं। और माउथ में कार्ब्स का डाइजेशन शुरू हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बेसिक मीडियम होता है, मतलब बेस रिलीज होता है। स्टमक में जो एसिडिक मीडियम होता है, कौन सा, HCl, गैस्ट्रिक जूस में होता है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 113, ये भी बार बार रिपीट करता है, यूज ऑफ पॉलिस्टराइज इन ह्यूमन डाइट कॉजेज, क्या करता है, ठीक है, ये बेरी बेरी करता है। ठीक है, विटामिन बी वन थायमिन की कमी से होता है ये। बाकी रिकेट्स जो है वो डी की कमी से होता है। अनीमिया जो है वो B12 वगैरह की कमी से होता है, मतलब बी। ठीक है, फिर और आयरन की कमी से। गोइटरे जो है वो किसकी वजह से होता है, गोइटरे जो है वो का आयोडीन की कमी से होता है। फिर 114, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोएगुलेशन। ठीक है, तो ऐसे याद करिए, कोएगुलेशन, के से कोएगुलेशन। बाकी विटामिन ई जो है वो आपका कोलेजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब ब्यूटी विटामिन बोलते हैं इसको। ए जो है वो तो आपकी आईसाइट के लिए होता है। सी जो है किसके लिए होता है, सी जो है आपके स्कर्वी, मतलब कमी की वजह से होता है सी। ठीक है, खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, जैसे आपका लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, या आपका आंवला हो गया। ठीक है, उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर 115 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ ट्री। ठीक है, ट्री से क्या, एस्फोटोइडा जो है वो ट्री से होता है। ठीक, और बिटुमेन, बिटुमेन क्या होता है, वो क्रूड ऑयल का पार्ट होता है ये। ठीक है, एस्फोटेडा को और क्या बोलते हैं, एस्फोटेडा को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में हींग बोलते हैं। ठीक, फिर 118 और 16 सॉरी,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन ब्रेन। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द हार्ट बीट। बिल्कुल, मेडुला पार्ट जो होता है ब्रेन का वो हार्ट बीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर बैलेंसिंग द बॉडी, ये भी इसका पार्ट है, और उसके लिए कौन सा था, सेरेब्लम। ठीक है, सेरेब्लम जो है वो उसके लिए होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, एक सेरेब्रम होता है, ठीक है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये लिखिएगा। बाकी दोनों ठीक है, ये बोथ 1 and 2। ठीक है, बाकी तो ये करंट वाले हैं, और उसमें देखिए कुछ मार्क किया है मैंने, कुछ इंपॉर्टेंट। बाकी अदरवाइज ये है इंपॉर्टेंट एक। क्वेश्चन नंबर 130, कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव लीगल बेसिस टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग लॉकडाउन। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट एक्ट है, एक तो 1897 वाला एपिडेमिक एक्ट है, देखिए एनिमल प्रॉपर्टी एक्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है, और एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये दोनों एक्ट जो है बोलता है कि आप इस तरह की चीजें कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, 2 and 4, मतलब स्पेशल पावर दे देता है गवर्नमेंट को। ठीक है, उसके अलावा और देन इधर तो कुछ भी नहीं है। देन 140। ठीक है, वेयर वॉज द मिट्टी बचाओ सेव द सॉइल, ये कहाँ शुरू हुआ था, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, 1977 में। देन फायर अलार्म के तौर पे क्या यूज होता है, फायर अलार्म के तौर पे फोटो सेल यूज होता है। ठीक है, आग को डिटेक्ट करके पानी छोड़ता है वो। देन 142, द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस विच मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ अ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इन एन अटैच्ड ऑफिस, ये किसके अंडर में, ये नीति आयोग के अंडर में है। देन ये बुक को मैच करना है, द स्टोरी ऑफ माई गीता रहस्य, गीता रहस्य तो बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है, और नेशन इन मेकिंग, नेशन इन मेकिंग जो है वो आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है, इंडिया मीन्स फ्रीडम मौलाना साहब का है। ठीक है, और मौलाना साहब जो है एक न्यूज़पेपर चलाते थे, न्यूज़पेपर या जर्नल बोलिए। ठीक है, उसका नाम था अल हिलाल। ठीक, ये है। फिर नेशन इन मेकिंग हो गया, फिर स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, डिपोर्ट किसको किया था, लाला जी को डिपोर्ट किया गया था, तो ए का जो है 3 होगा। अच्छा, उसी से आंसर निकल गया। फिर बी का 4 होगा, सी का 1, और डी का 2। ठीक है। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। देन ये करंट अफेयर है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बनाया गया, लखनऊ में, लखनऊ में, और ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में ही एआईसीटी भी है। देन नंबर ऑफ स्मार्ट सिटी जो है उत्तर प्रदेश में की 10 थी उस समय, अब तो बढ़ गई होंगी, छोड़िए इसको। देन ये देखिए, कानपुर एंड लखनऊ सिटीज बिकेम मिलियन प्लस सिटीज, कब कब बनी है, कानपुर 1971 में, लखनऊ 1981 में मिलियन प्लस सिटी बन गई। फिर 148 नॉट इम्पॉर्टेंट, चलिए। 149, in which of the following district of UP a major solar power plant was established in collaboration with France in 2018, कि यहाँ पे मिर्जापुर में स्टैब्लिश किया गया। फिर रामसर साइट जो है उस समय ऐड किए गए थे। ठीक है, आज के समय जो है सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा रामसर साइट किस में है, सबसे ज्यादा रामसर साइट जो है आपका तमिलनाडु में, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश में है। तो इसी के साथ 2020 वाला पेपर भी खत्म हो जाता है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इसके लिए आपको पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी जितने हमारे इनिशिएटिव हैं सबके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चैनल को विजिट करके भी चेक कर सकते हैं। बाकी आप हमारे सारे इनिशिएटिव, जैसे बीपीएससी का पीवाईक्यू, यूपीपीएससी का पीवाईक्यू, जैसे यूपीपीएससी का पेपर कंप्लीट होता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यूपीएससी के पीवाईक्यूज को भी कवर करें। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम 2019 का कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।